अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के पहले 5 न्यूमेरिकल्स यानी 10.1 से लेके 10.5 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि मैंने चैप्टर नंबर 10 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शीट है वो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि 10.1 न्यूमेरिकल से लेके इस चैप्टर का जो 10.5 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे और बाकी के जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवाऊँगा। तो इन 5 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे फार्मूले यूज़ होंगे, तो सबसे पहले हम वो वाले फार्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो फार्मूला होगा वो आपके पास टाइम पीरियड का होगा कि आपका जो टाइम पीरियड होता है वो अगर आपने निकालना हो तो वो हमारे पास होता है T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। तो L ओवर G जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये बेसिकली आपका टाइम पीरियड का फार्मूला होगा जो कि सिंपल पेंडुलम के लिए यूज़ करते हैं। जबकि जो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो हम टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें यहाँ पे हमारे पास L की जगह पे M आ जाता है और G की जगह पे हमारा K आ जाता है। लेकिन क्योंकि वो इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारा जो फार्मूला है वो यूज़ नहीं होता तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे इसके अलावा जो दूसरा फार्मूला इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का होगा कि अगर आपने किसी भी वेव्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो वो आप किस तरह निकालते हैं, वो आपके पास होती है N ओवर T। अब यहाँ पे N क्या है, N यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं और T यहाँ पे आपका टाइम होता है कि यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पैदा हो रही हैं वो बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा फार्मूला है वो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड का आ जाता है कि अगर आपने टाइम पीरियड निकालना हो फ्रीक्वेंसी की मदद से, यानी कि ऊपर जो हमारे पास था वो सिंपल पेंडुलम के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था। यहाँ पे अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हो और उस फ्रीक्वेंसी की मदद से आपने अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो बेसिकली T इज़ इक्वल टू 1 ओवर F के इक्वल होता है, जिसको हम रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे चौथा फार्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा वो यहाँ पे वेव इक्वेशन है, यानी कि V इज़ इक्वल्स टू F लैम्डा। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। तो ये वाला फार्मूला जो है इसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं, जिसके मुताबिक जो आपकी स्पीड होती है वेव की वो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे वेव लेंथ को शो कर रहा होता है कि एक वेव के एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का कितना फासला है, वो बेसिकली हमारी वेव लेंथ होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे इस चैप्टर का जो 5वां फार्मूला है जो इन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा वो S इज़ इक्वल्स टू VT है, जो कि हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ रखा है कि अगर आपने किसी चीज़ का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम VT का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे V हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है और T हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर ये 5 फार्मूले देख सकते हैं। इन्हीं 5 फार्मूलों को आपने याद कर लेना है क्योंकि यही 5 फार्मूले हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो देख लेते हैं। तो उसका मैं यानी यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो बना के रखा हुआ है। तो उसका जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है जी कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। कि सबसे पहले जो हमें यहाँ पे चीज़ बता दी गई है वो हमें टाइम पीरियड बता दिया गया है सिंपल पेंडुलम का, यानी कि आपने ये चीज़ सबसे पहले जहन में बैठा लेनी है कि इस न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फार्मूले यूज़ होंगे वो सिंपल पेंडुलम के रिलेटेड होंगे। अब वो कहता है जी कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, कि आपने ये बताना है कि उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होगी उसकी स्ट्रिंग की वो ज़मीन के ऊपर कितनी होगी। एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और अगर आप उस सिंपल पेंडुलम को मून के ऊपर लेकर चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके उसकी लेंथ क्या होगी। जबकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है मून के ऊपर वो इक्वल होता है GE ओवर 6, कि जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन के ऊपर होता है अगर आप उसको 6 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो जो आपके पास आंसर आएगा उतना एक्सेलरेशन आपका मून के ऊपर होता है। जबकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन के ऊपर होता है यानी कि GE का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, और ये वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास डेटा दिया गया है कि आपके पास एक टाइम पीरियड है जो कि हमारे पास 2 सेकंड का है। आपने ये बताना है कि उस सिंपल पेंडुलम की ज़मीन के ऊपर कितनी लेंथ होगी, और अगर आप उसको चांद के ऊपर ले जाते हैं तो चांद के ऊपर ले जाने के बाद उसकी लेंथ के ऊपर क्या फ़र्क
पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसका हम सबसे पहले यहाँ पे इसका जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टाइम पीरियड दे दिया गया है जो कि हमारे पास 2 सेकंड्स है। उसके अलावा हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जो है वो हमें दे दिया गया है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके अलावा यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो है वो भी बता दिया गया है जो कि हमारा GE/6 के बराबर होता है। तो GE हमारे पास कितना है, वो 10 है, और जो हमारे पास नीचे हमारे पास 6 जो है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो 10 को अगर आप 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर आपके मून के ऊपर चले जाते हैं तो मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ यानी कि LE हमने निकालनी है, और फिर हमने लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून यानी LM हमने निकालनी है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे निकालनी है, और ये वाला हमारे पास जो है वो यहाँ पे गिवन डेटा दे दिया गया है। तो इनको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, हम सबसे पहले वो फार्मूला देख लेते हैं। तो T = 2πL/g²रूट। तो ये वाला फार्मूला है जी, इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे सिंपल पेंडुलम की लेंथ को मालूम करने के लिए, जो कि हम पहले ज़मीन के ऊपर मालूम करेंगे और बाद में हम चांद के ऊपर मालूम करेंगे। सबसे पहले हम ज़मीन के ऊपर मालूम करते हैं। तो आपने सबसे पहले जो फार्मूला है उसको आपने ज़मीन के हिसाब से लिख लेना है कि T = 2πLE/GE। जब आप ज़मीन के ऊपर होंगे तो आपकी जो लेंथ होगी वो भी आपकी ज़मीन वाली होगी यानी कि LE होगी, और आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी आपका GE के इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अब हमने यहाँ पे LE निकालना है। तो LE हमारा किसके नीचे आ रहा है, वो स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है। तो LE निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्क्वायर रूट को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो GE है वो इधर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है ताकि स्क्वायर लेने के बाद आप यहाँ से जो LE की वैल्यू है वो निकाल सकें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे T का स्क्वायर जो है वो T का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपको पता है कि स्क्वायर लेने पर ये जो स्क्वायर रूट होता है ये हमारा कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए राइट साइड के ऊपर हमारा LE/GE बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सिंपल LE निकालना है। तो LE को हम राइट साइड पे रहने देंगे और इस GE को हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे T² × GE इक्वल आ जाएगा 4π² × LE। अब आपने LE निकालना है, तो LE को हम अकेला राइट साइड पे रहने देते हैं, और इसके साथ जो यहाँ पे 4π² आ रहा है इस 4π² को भी हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि LE जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा T² × GE/4π²। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया है जिसके अंदर आप वैल्यूज़ लगा के अपनी जो लेंथ ऑफ अर्थ है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है ज़मीन के ऊपर वो कितनी है। अब आपने यहाँ पे सिंपल सभी वेरिएबल्स की जगह पे उनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। तो टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड दिया गया था, तो इसलिए हमने उसकी वैल्यू 2 लगा दी है। GE जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है वो हमारे पास 10 होता है, तो उसकी जगह पे हमने 10 लिख दिया। 4 हमारा एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, और पाई की वैल्यू वो आपको पता है कि वो हमारे पास 3.1415 होती है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, 4 × 10 हमारा 40 बन जाएगा, और नीचे ये हमारे पास वैल्यू जैसे कि वैसे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 40 को इसका स्क्वायर लेके उसको 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ होगी वो आ जाएगी, जो कि 1.013 मीटर बनती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो लेंथ का यूनिट होता है वो हमारा पास मीटर होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे जो यूनिट यूज़ करना है वो आपने मीटर यूज़ कर लेना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी के साथ जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब सेम एज इट इज़ इसी तरीके को हमने फॉलो करना है, और हमने चांद के लिए वहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे सिमिलरली फॉर मून, तो उसके लिए भी हमने टाइम पीरियड का फार्मूला लिख लेना है कि टाइम पीरियड = 2πLM/GM। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने अर्थ के लिए फाइंड किया था तो यहाँ पे हमने LE/GE लिखा था, लेकिन अब आप क्योंकि अब चांद के ऊपर उसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने LM/GM लिखना है, क्योंकि अब हमारे पास GM की वैल्यू भी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और LM की वैल्यू जो है वो भी हमने यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे भी इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे T का स्क्वायर बन जाएगा ये 4 पाई का स्क्वायर,
एल एम ओवर जी एम। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने जी एम को जो है वो इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो टी स्केयर मल्टीप्लाई बाय जी एम इक्वल्स 4 पाई स्केयर मल्टीप्लाई बाय एल एम आ जाएगा। अब एल एम हमने निकालना है, तो एल एम को आप इधर राइट साइड पे ही रहने देंगे और 4 पाई स्केयर को जब आप दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा टी स्केयर मल्टीप्लाई बाय जी एम ओवर 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू एल एम। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे उसकी जगह पे लगा देनी है। तो टी की वैल्यू जो कि टाइम पीरियड था उसकी वैल्यू हमें 2 दी गई थी, तो वो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू लगा देनी है। और यहाँ पे ये जो जी एम की वैल्यू है ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये कि यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे गिवन डेटा के अंदर हमने जी एम की वैल्यू निकाली थी जो कि 1.67 थी। अब इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज़ करना है जब आपने लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने GM की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी है 1.67 और नीचे हमारे पास 4 ऐसे इस तरह का वैसे आ गया और पाई की जगह पे हमने पाई की वैल्यू लगा दी 3.1415 का स्केयर। तो जब आप इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.68 और जब आप नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून है उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.17 मीटर बनती है। अब अगेन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका जो यूनिट होगा वो मीटर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने एक ही फार्मूले को यूज़ करके हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो ऑन अर्थ भी फाइंड आउट कर ली है और हमने ऑन मून जो है वो भी फाइंड आउट कर ली है। और अब उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल नंबर 10.2 को देख लेते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। के एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है जिसकी जो लंबाई है वो हमारे पास 0.99 मीटर है। उसको कहता है कि एक खलाई बाज यानी कि एक एस्ट्रोनॉट क्या करता है, वो उस पेंडुलम को उठा के चांद के ऊपर ले जाता है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी हमें बता दिया गया है जो कि 4.9 सेकंड है। तो वो कहता है जी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, कि आपने ये बताना है कि उस मून के सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे हमें उसने लेंथ ऑफ पेंडुलम खुद बता दी है, हमें टाइम पीरियड भी बता दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, अब हमने यहाँ पे जी की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास जो जी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी अगर आप उसको चांद के ऊपर जाके देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसका जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लेंथ ऑफ द पेंडुलम यानी कि LE दे दी गई है जो कि हमारे पास 0.99 मीटर है। दूसरा हमें यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया गया है जो कि 4.9 सेकंड है। और थर्ड चीज़ आपको पता है कि जब हमारा सिंपल पेंडुलम अर्थ के ऊपर होगा तो अर्थ के ऊपर उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून फाइंड करना है कि चांद के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। तो उसको हम यहाँ पे GM के साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो हमारा टाइम पीरियड वाला फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन उसको हम मून की फॉर्म में लिखेंगे यानी कि T इज इक्वल टू 2 पाई LM ओवर GM स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा जी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। तो यहाँ पे हम देख लेंगे जी, तो यहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स कांस्टेंट ऑन अर्थ एंड मून। तो अब जो हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो चाहे आप ज़मीन के ऊपर हों या चांद के ऊपर, वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है क्योंकि लेंथ हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसलिए वो उसने कहा है कि आप यहाँ पे LE को LM के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ होगी वो इक्वल होगी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने अगेन फार्मूला लगाना है कि T इज इक्वल टू 2 पाई LM ओवर GM। तो यहाँ पे भी हमने GM निकालना है। तो GM हमारा स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले जाने के लिए हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम इसकी दोनों साइडों के ऊपर क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे। तो जैसे ही आप स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा जी कि यहाँ पे T का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म हो गया और LM ओवर GM बच जाएगा। अब अगेन यहाँ पे GM को आपने लेफ्ट साइड के ऊपर लेके चले जाना है और राइट साइड पे आपके ऊपर 4 पाई स्क्वायर इंटू LM
बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्योंकि यहाँ पे जीएम निकालना है तो जीएम हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो इसको आपने लेफ्ट साइड पे ही रहने देना है और इस टी स्क्वायर को आपने राइट साइड पे ले जाके डिवाइड कर देना है। तो ये 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल एम ऊपर हमारा वैसे का वैसे आ गया और ये जो टी स्क्वायर था ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सारे की सारी वैल्यूज जो हैं वो बारी बारी लगा देनी है। तो 4 हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा, पाई की जगह पे हम पाई की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 3.1415 का स्क्वायर बन जाएगी। अब लेंथ ऑफ द मून जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ द अर्थ के इक्वल है तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे 0.99 और नीचे हमारे पास जो टाइम पीरियड दिया गया था वो हमारे पास 4.9 दिया गया था तो उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यूज को जब आप आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 39.081 और जब आप 4.9 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 24.01। अब आपने 39 को 24 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून की वैल्यू निकलेगी वो 1.63 निकल आएगी। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो इसलिए यहाँ पे आपने ये यूनिट यूज़ करना है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम की जो है वो लेंथ और उसका जो टाइम पीरियड है वो दे दिया जाए तो इन दो चीज़ों की मदद से आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कि हमने यहाँ पे मून के ऊपर गए थे तो हमने मून की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि हमारे पास 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनती है। अब उसके बाद हम इस चैप्टर का जो थर्ड न्यूमेरिकल है 10.3 उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, के आपने एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है जबकि उसकी जो लेंथ कितनी है 1 मीटर लेंथ, जबकि उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर है। प्लेस्ड ऑन अर्थ, उसको आपने ज़मीन के ऊपर रखा है, एंड ऑन मून, और फिर उसी पेंडुलम को आपने चांद के ऊपर ले जाके रख दिया है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। यानी कि ये वही बात बता रहा है जो हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर भी देखी थी कि हमारे पास जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून होता है जिसको हम GM बोलते हैं वो बेसिकली आपके पास किसके इक्वल होता है कि आपके पास अर्थ के ऊपर कितना ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसको आपने 6 के ऊपर डिवाइड करना है। जबकि जो GE की वैल्यू यानी कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ होता है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये भी बेसिकली उसी तरह का ही न्यूमेरिकल्स है जो हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स किए हैं, वही कंसेप्ट है, वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि पहले न्यूमेरिकल के अंदर आपने लेंथ निकाली थी, दूसरे के अंदर हमने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन निकाला था। अब इस वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर हम टाइम पीरियड निकालेंगे। अब पहले दो न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें टाइम पीरियड उसने खुद बता दिया था, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने हमें टाइम पीरियड नहीं बताया बल्कि हमें टाइम पीरियड खुद निकालने को कह दिया है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसका जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो दे दी गई है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमारे पास कितनी है जी, वो 1 मीटर है। तो यहाँ पे भी अगेन जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो अर्थ के ऊपर और चांद के ऊपर दोनों के ऊपर सेम रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि LE जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो LM के इक्वल होगा। क्योंकि आपने यहाँ पे दो टाइम पीरियड निकालने हैं, एक टाइम पीरियड आपने अर्थ के लिए निकालना है, दूसरा टाइम पीरियड आपने मून के लिए निकालना है। तो दोनों के लिए जो हमारे पास लेंथ होगी पेंडुलम की वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी वो के, और वो हमारे पास 1 मीटर होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है उसकी वैल्यू हमको पता ही है कि वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब सेम एज इट इज़ हम उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो चांद के लिए भी खुद कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी GE/6। तो G की वैल्यू हमने 10 लगा दी, तो 10 को जब आप 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑन अर्थ जिसको हम यहाँ पे TE लिखेंगे, और टाइम पीरियड ऑन मून जिसको हम यहाँ पे TM लिखेंगे। ये दोनों टाइम पीरियड आपने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के ऊपर कितना होगा और उसका जो टाइम पीरियड है वो मून के ऊपर कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा वो सिंपल आपके जो टाइम पीरियड वाला फार्मूला है वही यूज़ होगा कि TE हमारे पास आ जाएगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LE/GE, यानी कि L और G था हमारा पास फार्मूले के अंदर। अब आपने जब अर्थ के लिए निकालना है तो हम LE/GE लिख देंगे, और जब आपने मून के लिए निकालना हुआ तो आप उसको LM/GM लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के ऊपर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो TE हमारे पास आ जाएगा
2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ई ओवर जी ई। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ना तो एल ई निकालना है ना हमने जी ई निकालना है। तो अगर हमने इसको निकालना ही नहीं है तो हम इसको स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है जो कि हमारे पास पहले ही लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है। तो हमें इसके अंदर कोई भी स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सिंपल सभी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 बाय 1 उनकी जगह पे लगाते जाना है। तो 2 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, पाई की जगह भी हम पाई की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 3.1415 आ जाएगी। फिर स्क्वायर रूट हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा। लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 थी तो वो 1 आ जाएगा, और ओवर जी की वैल्यू हमारे पास 10 थी जो कि अर्थ के ऊपर होती है, वो हमारे पास 10 वैसे की वैसे आ जाएगी। अब ये हमारे पास 2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6.283, और 1 को जब आप 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.1, और उसका स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर रूट लेके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टाइम पीरियड निकलेगा वो 1.99 निकल आएगा। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन आपके पास 2 सेकंड्स बनता है, क्योंकि अब आपके पास टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकंड के अंदर होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपने जो यूनिट यूज़ करना है वो सेकंड यूज़ करना है। तो इस तरह जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ है वो हमारे पास 2 सेकंड्स निकल आता है। अब सेम इसी तरह अब हम इसका जो टाइम पीरियड है वो मून के लिए भी निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली फॉर मून टी एम जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 पाई एल एम ओवर जी एम एंड स्क्वायर रूट। तो अब आपने यहाँ पे भी इन सभी वेरिएबल्स की यहाँ पे वैल्यू जो है वो उनकी जगह पे लगाते जाना है। तो 2 हमारे पास वैसे के वैसे आ गया, पाई की जगह पे हमने लिख दिया 3.1415। अब लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो हमारे पास 1 ही रहेगी, क्योंकि वो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमने सबसे पहले निकाला था वो यहाँ पे उसकी जगह पे लगा देना है, जो कि 1.67 बनता है। तो जब आप 1 को 1.67 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5988, और उसका स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रह जाएगा। और 2 को जब आप 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 6.283। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेके जैसे ही आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जो टाइम पीरियड ऑन मून निकलेगा वो 4.8619 निकल आएगा। तो इसको भी अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो तकरीबन आपके पास 4.9 सेकंड्स बनता है। तो इस तरह आपके पास जो टाइम पीरियड ऑन मून है वो आपके पास 4.9 सेकंड बनता है, और जबकि जो आपके पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ था वो आपके पास तकरीबन 2 सेकंड बनता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम एक ही फार्मूले की मदद से हम टाइम पीरियड जो है वो अर्थ के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मून के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 10.4 आ जाता है जी कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड्स के अंदर मुकम्मल करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो आपने उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ मालूम करनी है, जबकि जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी गई है। तो यहाँ पे भी हमने बेसिकली जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो फाइंड आउट करनी है, जबकि यहाँ पे उसने ये चीज़ हमें बता दी है कि वो पेंडुलम जो है वो अपना एक वाइब्रेशन 2 सेकंड्स के अंदर मुकम्मल करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी दे दी गई है, जिसको हम यहाँ पे n के साथ ज़ाहिर करेंगे वो 1 है, क्योंकि हमारे पास एक ही वाइब्रेशन हो रही है। और इस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो हमारे पास कितना है, तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम हमें वो बता दिया गया है वो 2 सेकंड्स होता है। क्योंकि जो आपके पास टाइम पीरियड की डेफिनेशन है वो यही है कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किसी भी चीज़ की एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे वाइब्रेशन एक ही पैदा हो रही है और उस वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए आपके पास 2 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपके पास इसका स्टैंडर्ड टाइम पीरियड फार्मूला आ गया है। तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 2 सेकंड्स लिख लेंगे, और जी ई की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 होती है, तो वो हमारे पास एज इट इज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है जी, अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो कि हमारे पास L होगी। तो इसको निकालने के लिए आपने अगेन वही फार्मूला लगा देना है कि T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। अब आपने इसी फार्मूले को फिर अगेन यूज़ करना है और यहाँ से आपने जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है तो लेंथ आपके पास पता है कि फिर वो स्क्वायर रूट के नीचे आ रही है, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होगा, वो स्क्वायर लेने से खत्म होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइडों के ऊपर क्या करेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे ताकि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाए। तो जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास टी स्क्वायर बचेगा और राइट साइड के ऊपर हमारे पास 4 पाई स्क्वायर
एल ओवर जी बच जाएगा। तो यहाँ पे ये जी हमारे पास इस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल बच जाएगा। अब एल हमने निकालना है तो एल को आप राइट साइड पे रहने देंगे और इस 4 पाई स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी वो हमारे पास टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी ओवर 4 पाई स्क्वायर बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो 1 बाई 1 उनकी जगह पे लगाते जाना है। तो टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड दे दिया गया था, तो यहाँ पे हम 2 सेकंड लगा लेंगे। हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास 10 होती है, नीचे 4 हमारा वैसे का वैसे आ गया। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1415 का होल स्क्वायर। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 40 आ जाएगा और ये नीचे हमारे पास वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएगी। तो जैसे ही आप 40 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो लेंथ की वैल्यू निकलेगी वो 1.013 निकल आएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो उतनी ही निकलती है जितनी हमने पहले न्यूमेरिकल के अंदर निकाली थी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल भी सेम इसी तरह से था, उसमें भी हमें टाइम पीरियड 2 सेकंड ही दिया गया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो 1.013 मीटर बन जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम किसी भी पेंडुलम की जो है वो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल नंबर है 10.5 वो आ जाता है। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स, के किसी भी मीडियम में से अगर 100 वेव्स 20 सेकंड्स के अंदर पास करती हैं किसी एक पॉइंट में से, तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, आपने ये बताना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और दूसरा ये कि उस वेव का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास एक पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है कि अगर आपके पास जो है वो किसी पॉइंट में से 100 वेव्स पैदा हो रही हों और वो 20 सेकंड्स के अंदर वहाँ से गुजर रही हों, तो आपने ये बताना है कि उस मीडियम के अंदर जो वेव्स पैदा हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और दूसरी चीज़ ये कि उनका टाइम पीरियड कितना है। उसके बाद इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है कि इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड, कि अगर उस वेव की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो तो फिर आपने उसकी जो वेव स्पीड है यानी कि v जो है वो भी निकालनी है। तो यानी कि यहाँ पे हमने टोटल 4 चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले आपने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी के बाद आपने उसका टाइम पीरियड निकालना है, और उसके बाद आपने उसकी जो वेवलेंथ दी गई है उसकी मदद से आपने उसकी वेव स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स जो कि n होती है वो हमारे पास यहाँ पे 100 दे दिया गया है, और उसको पास करने के लिए जो हमारे पास टाइम लग रहा है वो हमारे पास स्मॉल t होगा, वो हमारे पास 20 सेकंड दे दिए गए हैं। अब तीसरी चीज़ हमें क्या बता दी गई है, हमें वेवलेंथ बता दी गई है जिसको हम यहाँ पे लैम्डा के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे 6 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो सेंटीमीटर को आपने सबसे पहले मीटर के अंदर चेंज करना है, तो 6 को आप 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो 0.06 मीटर बन जाएगी। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है वो हम सारा चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे आपने टाइम पीरियड t निकालना है, दूसरा आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव निकालनी है, और तीसरा आपने वेव स्पीड निकालनी है। तो इनको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूले यूज़ होंगे तो वो फार्मूले हम देख लेते हैं कि इनको निकालने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जो कि हमने फार्मूला शीट के अंदर भी पढ़ा था, जो कि f = n/t के इक्वल होता है। और जब आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपने 1/f वाला फार्मूला यूज़ करना है, और जब आप इसकी वेव स्पीड निकालेंगे तो वेव स्पीड निकालने के लिए आपने v = f लैम्डा वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, वो n/t के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें वेव्स की तादाद कितनी दी गई थी, वो 100 दी गई थी, तो इसकी जगह कि हम 100 लगा देंगे, और वो कितने टाइम में वेव्स उसमें से पास कर रही थी, वो 20 सेकंड के अंदर पास कर रही थी, तो इसलिए हम 100 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे। तो आपको पता है कि 100 को जब आप 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 5 निकल आएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 5 हर्ट्ज बन जाती है। अब हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो ये यूनिट आपने लाजमी साथ लिखना है क्योंकि इसके भी हमारे पास आधा नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पे हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास 1/f के इक्वल है। तो यहाँ पे f की वैल्यू जो है वो अभी आपने कैलकुलेट की है, तो f की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि अभी हमने निकाली थी 5 निकली थी। तो 1/5 जैसे ही आप करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.2। तो इस तरह यहाँ पे जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू निकलेगी वो 0.2 सेकंड्स बन जाएगी। यानी कि अगर आपके पास किसी पॉइंट में से 20 सेकंड के अंदर 100 वेव्स गुजर रही हैं तो उस वेव्स का जो टाइम पीरियड होगा वो आपके पास 0.2 सेकंड होगा। अब यहाँ पे इसकी जो तीसरी चीज़ है वो रह गई है जो कि हमारे पास वेव स्पीड है। तो वेव स्पीड हमारे पास किसके इक्वल आएगी, वो v = f लैम्डा के इक्वल आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू भी हमें पता है जो कि अभी हमने 5 हर्ट्ज निकाली थी।
और दूसरा हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमें उसने खुद दे दी थी, जो कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर थी। तो जब आपने उसको मीटर में कन्वर्ट किया था तो वो 0.06 मीटर बन गई थी। तो उन दोनों वैल्यूज़ को अब आपने यहाँ पे लगा देना है। तो एफ़ की जगह पे हम 5 लगा देंगे और लैम्डा की जगह पे हम 0.06 लगा देंगे। तो जैसे ही आप 5 को 0.06 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वेव स्पीड होगी वो निकल आएगी, जो कि 0.3 मीटर पर सेकंड बनती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपने इस न्यूमेरिकल्स के अंदर तीनों चीज़ों को निकालना सीखा कि किस तरह जो है वो आप किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, किसी भी तरह आप उस फ्रीक्वेंसी की मदद से फिर आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और फिर आखिर के ऊपर आप किसी भी वेव की जो वेव स्पीड है वो किस तरह निकालते हैं। तो इस तरह इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसको जितना हो सकता है अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मजीद चैप्टर के आने वाली वीडियो जो है वो भी आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।